तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स मैंने बता दिया था और साथ में वी डिस्कस्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने, tan अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन resultant vector and any of the two vectors. Like if we want to calculate angle between resultant vector and vector A, then the formula of tan alpha will be b sin theta divided by a plus b cos theta. Okay, तो यहां से हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी है। अब नेक्स्ट जो करेंगे हम, वो एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एनालिसिस में सब्ट्रैक्शन of vectors, of two vectors basically। देखो कोई इसमें कोई नई चीज नहीं करने वाले हम, वही पुरानी चीज। कौन सा? एडिशन। तो जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया, लाइक एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे। एक्चुअली करने क्या वाले हम, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हमें पता करना है और ये इसका रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? subtraction of vector A and vector B, and where R is the resultant of the subtraction of two vectors A and B। ओके, ये करने वाले। तो कुछ नई चीज ना करके हमें, जो हमने एडिशन में सीखा था कि हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स, तो विद द हेल्प ऑफ एडिशन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। बिकॉज व्हाई? देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक सीखेंगे। लाइक एक एग्जांपल देखो इधर, जैसे मैंने बोला 3 माइनस 2, तो मेरे को सब्ट्रैक्शन नहीं आता, समझो, मेरे को सब्ट्रैक्शन नहीं आता, मेरे को एडिशन आता है। तो आई कैन सी दिस इन अनदर वे, लाइक इट इज एडिशन ऑफ 3 प्लस माइनस 2। कैन आई राइट दिस? फर्स्ट इंप्रेशन वॉज दैट, म्यूट हो तुम लोग। ओके, तो पहले हमारे सामने क्या था? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, 2 फ्रॉम 3, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन मेरे को क्या करना है? एडिशन आता है, तो मैं सब्ट्रैक्शन के अंदर एडिशन देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जस्ट आई चेंज माई पर्सपेक्टिव। हाउ? जस्ट आई एम लुकिंग एट 3 माइनस 2 एज 3 प्लस माइनस 2, एंड व्हाट आई कैन कॉल दिस, इट इज एडिशन ऑफ 3 एंड माइनस 2। बोल सकता हूं कि नहीं ऐसा? यस सर। यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को कोई फालतू के ना बहुत सारे रूल्स नहीं बनाने हैं, बहुत सिंपल मेरे को जो आता है ना वही करने की कोशिश करते हैं हम, जो अपने को आता है। तो क्या आता है? एडिशन आता है। तो मैंने बोला एडिशन आता है, सो सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरह से देखते हैं। तो बस अब यही काम करने वाला हूं। तो मैं यहां पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? बाय एडिशन, बाय लॉ ऑफ एडिशन, जो भी हमने सीखा था, एडिशन कॉन्सेप्ट, a minus b can be written as a plus minus b vector. Okay, this will be the resultant vector. So can you tell me what is mean by minus b vector? What is minus b vector? Vector b in negative direction. Yes, minus b vector is what? मैं बोल सकता हूँ minus b vector is what? Opposite vector of b vector। b vector करेक्ट है? तो बस, अच्छा अपोजिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? समझो ये बी वेक्टर है, डायग्राम में अगर मैंने बोला दिस इज बी वेक्टर, तो हाउ माइनस बी विल बी रिप्रेजेंटेड? in negative x-axis. इन नेगेटिव, सेम लेंथ बट अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज माइनस बी वेक्टर। तो बस अब यही कर लेना है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम में स्टार्ट करते हैं पहले। तो मैंने बोला दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले दो वेक्टर बनाता हूं मैं। दिस इज सपोज वेक्टर A
This is vector A. And second one is vector B. समझो कहीं vector B पड़ा हुआ है ऐसे. This is vector B. है तुमसे पूछा कि R equals to A minus B करो, तो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे पहले? A minus B करोगे, तो पहले B को उल्टा करते हैं. तो मेरे को A में B को सब्ट्रैक्ट करना है, A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं? A में माइनस B को ऐड करने जा रहा हूं. तो क्या तुम्हें B वेक्टर पता है तो माइनस B बना सकते हो तुम? यस सर। यस सर। यस. कैसे? उल्टा कर देना इसको. तो ये देखो, ये B वेक्टर है, तो मैं बोल सकता हूं दिस विल बी माई माइनस B वेक्टर. करेक्ट है? तो इसको चलो मैं पूरा ही बना देता हूं. दिस इज B वेक्टर, माइनस B वेक्टर. माइनस B वेक्टर. ओके. अब क्या करते हैं हम लोग? इसको उठाते हैं और इधर डालते हैं. कैसे? हेड और टेल मिलाते थे ना, तो इसको पकड़ो. किसको? माइनस B वेक्टर को. तो ये माइनस B वेक्टर हो गया. इसको उठाओ और A के, जिसमें A में ऐड करना है ना इसको माइनस B को, तो इसके हेड से इसके टेल को मिलाते हैं. तो यहां शिफ्ट करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा. अरे समझ में आ रहा है बात? दिस इज A वेक्टर और दिस इज व्हाट? माइनस B वेक्टर. फिर फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? फर्स्ट A minus B और R वेक्टर. यस. ये क्या हो गया? दिस इज और R वेक्टर. समझ में आ रही बात? सभी को क्लियर है? यस सर। मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं, फॉर्मूले से तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम में समझो. कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज किया कि पहले जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको अपोजिट वेक्टर बना दो. तो माइनस B वेक्टर हो गया. अब इस माइनस B वेक्टर को A वेक्टर में ऐड करना है. एंड एडिशन ऑफ वेक्टर हमने क्या सीखा हुआ है कि A के हेड से जिसको ऐड करना है उसके टेल को कनेक्ट करेंगे. तो इसका टेल यहां है तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ऐसे ही तो दिखेगा ना मेरे को. तो इधर दिखेगा. उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? A और माइनस B के एडिशन का. फर्स्ट का टेल लास्ट के हेड से मिल जाएगा. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर. समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। ठीक है. अब सुनो, अब ये तो डायग्राम से हुआ. फॉर्मूले से देखो. अब मेरे को मैग्नीट्यूड निकाल लिखना है. तो बिकॉज R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर. ठीक है. तो डायरेक्ट निकालते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वही फॉर्मूला सेम, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. लेकिन ये क्या होगा? माइनस 2AB cos of theta. What is theta here? What is theta here? Angle between A vector and minus B vector. No. यही कंफ्यूजन होता है. ऐसा लगता है सर A में माइनस B को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल होना. नहीं, एंगल वही है, एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. यस, A वेक्टर एंड B वेक्टर. A वेक्टर एंड माइनस B वेक्टर. तुम डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन उतना करने की अभी तुम्हें जरूरत नहीं है. जैसा मैंने बताया था पहले एडिशन केस में, वैसे सब्ट्रैक्शन केस में सिर्फ ये नीचे की तरफ हो गया. समझ में आ रही बात तुम्हें? अगर तुम निकालना चाहोगे तो देखो इधर, A वेक्टर और B वेक्टर. B वेक्टर, ये माइनस B वेक्टर, तो B वेक्टर इधर होगा कि नहीं? अरे बोलो. हाँ सर. तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं? हाँ सर. ये थीटा तो ये भी थीटा होगा. यस सर. अब इस ट्रायंगल में देखो, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो. तो अब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है. यस सर. तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस बना. यस सर. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. और क्या तुम मुझे Yes, बता सकते हो ये कितना होगा? ए, अच्छा पहले ये बताओ ये कितना होगा? एक राइट एंगल दिख रहा है, तो ये कितना हुआ? ये बी है, तो ये कितना होगा? A vector by 2. अरे यार, ये थीटा है,
यहाँ ये हाइपोटेनस हुआ कि नहीं इस ट्रायंगल में? हाँ सर। तो ये हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है? माइनस माइनस बी वेक्टर। अरे माइनस बी माइनस बी माइनस बी बी मैग्नीट्यूड। Minus लेंथ B. पूछ रहा हूं तो माइनस बोल रहे हो तुम। मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है, बता चुका हूं कितनी बार। बी वेक्टर प्लस बी। तो इसका Mod मैग्नीट्यूड of कितना B. होगा हाइपोटेनस का? बी। बी, बी और ये थीटा है तो ये बेस हुआ कि नहीं? बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा। एंड ये परपेंडिकुलर हुआ, ये कितना हुआ? बी साइन थीटा बी साइन थीटा। तो बता ये कितना हुआ? ये कितना है? ए। ये कितना है? बी कॉस थीटा। तो ये कितना हुआ? ए माइनस बी कॉस बी कॉस a थीटा। minus b cos theta. So this is a minus b cos theta and this is बी बी साइन बी साइन थीटा। b sin theta. तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो a minus b cos theta स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos theta होगा कि नहीं? a स्क्वायर प्लस Yes, b sir. स्क्वायर cos theta माइनस 2ab cos theta होगा ना? यस सर। और ये कितना है? b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली माइनस 2, यही वाला फॉर्मूला आया कि नहीं? हाँ सर। यस सर समझा ही नहीं, सब हवा में चल गया, कुछ नहीं समझा। समझा सर। कितने लोगों को नहीं समझा जो मैंने बताया? जो चीज वहां की थी, देखो ये सब काम ना तुम्हें खुद करना चाहिए। ये किस बताता, ये देखो मैंने एक चीज सिखा दी तुम्हें, एडिशन में मैंने कैसे डायग्राम बनाया था, क्या हमारा मोटिव था, कॉन्सेप्ट क्या था, बस ये सब्ट्रैक्शन में उल्टा डायग्राम है। अब मैं तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी तो ये बात समझ चुके होगे मेरी, नहीं तो फिर मेरे को पूरा बताना पड़ेगा। मेरे को बताओ कितने लोगों को नहीं समझा ये क्या किया मैंने यहाँ पे? सर मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? देखो इधर समझने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि उसके बिना भी काम चलेगा, लेकिन ठीक है चलो इस बैच पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बताता हूं, तो बता देते हैं। देखो इधर देख, पहले तो फॉर्मूला रट्टा मारो कि दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा बोल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एडिशन में फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट दोनों में थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कर देना है कि ए वेक्टर और माइनस, अरे यहाँ पे तो अरे भाई अगर माइनस थीटा लेगा तो यहाँ पे माइनस हटा के यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा ना फिर। तो मैं एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बोल रहा हूं, यहाँ पे करेंगे। अब इस चीज को प्रूफ में करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इधर इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको उठा रहा हूं मैं, ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए। इसमें वेक्टर बी को ऐड करना था, मतलब सब्ट्रैक्ट करना था वेक्टर बी को। तो सोच कर देख, ये वेक्टर यहां पे हो रहा होगा कौन सा वेक्टर? बी। बी वेक्टर। इसका लेंथ कितना होगा? बी। अब माइनस बी बताओ किधर जाएगा? तो इसको यहां शिफ्ट किए होगे ना, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट किए होगे कि नहीं तुम? लेकिन ये बी वेक्टर है, तुम्हें क्या चाहिए? माइनस बी। माइनस बी। तो माइनस बी अपोजिट आएगा कि नहीं? यस सर हाँ सर। उस वेक्टर के टेल को उसके इसके हेड से मिलाओगे तो ये देख पीछे की तरफ यही आएगा ना, यही तो माइनस बी हुआ, माइनस बी वेक्टर। अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो मुझे पता ये एंगल कितना हुआ? थीटा। तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हुआ कि नहीं? अरे भाई हाँ सर समझा। हाँ सर। घर पे अगर कल जितनी चीजें बताई थी ना, अगर वो किया होगा तब तो समझेगा दिमाग, नहीं तो बंद हो जाएगा इधर। इसकी लेंथ बता यहां से यहां तक। ए। ए। इसकी लेंथ बता। बी। 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 अब मेरे को ए वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर है? माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हो तो यही तो रिजल्टेंट होगा, ये वाला ना। हाँ सर। यस सर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वाला 10। यस सर। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। वही तो काम वहां पे भी किया था एडिशन के केस में, याद करो। लेकिन वो परपेंडिकुलर आगे गया था एक्सटेंडेड पार्ट पे, याद है? हाँ सर। यस सर। लेकिन Yes, यहां पे sir. अंदर ही आएगा। तो उस केस में देख, अब इस ट्रायंगल में देखो, ये एक राइट एंगल हुआ कि नहीं? दो राइट एंगल दिख रहे हैं? हाँ। यस सर। दो राइट एंगल दिख रहे हैं।
अब देखो इधर तुम इस राइट एंगल में देखो, जो एक राइट वाला राइट एंगल है वो लेफ्ट वाला है, तो राइट वाले में देखो ये हाइपोटेनियस होगा जिसकी लेंथ Yes, कितनी है sir. b, तो B. इसकी लेंथ बताओ, ये B cos theta. b cos B थीटा, cos कितना हो theta. जाएगा b cos थीटा, cos theta. और ये कितना हो जाएगा P sin theta. B sin. b sin। B sin theta. अब इस लेफ्ट वाले राइट एंगल में देखो, मुझे बता सकते हो ये कितना होगा, ये टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, A minus B cos theta. A minus B cos theta. यस, इसकी लेंथ हो गई a माइनस बी कॉस थीटा एंड दिस इज b साइन थीटा। तो ये राइट एंगल में ये एक हाइपोटेनियस है और दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो मुझे r स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल हो गया कि नहीं, क्या हुआ a माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर। ये समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। समझा सर. ये देखो क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, B square. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। Cos theta. तो सेम फॉर्मूला आया कि नहीं, देखो जो मैंने डायरेक्ट लिखा था इसमें बता, ये जो थीटा हमने स्टार्टिंग से लिया था, ये थीटा कौन सा है, देख a और b के बीच का एंगल है कि नहीं, Yes, sir. समझा या नहीं समझा? समझा सर. समझा सर. समझा, तो बस ऐसे करके हमें निकल सकता है कि क्या करना है। और अगर तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है वो भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, बोलो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बताओ, ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर में एंगल यही तो होगा, Yes sir. यही तो होगा भाई, अल्फा। Yes sir. अब ट्रायंगल देख के बताओ tan अल्फा कितना हो रहा है, tan अल्फा ये राइट एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, B sin theta. P sin B theta. sin theta upon A minus A B cos plus theta. minus B cos theta. Yes, Plus यही B difference cos है। theta. जब ऐड किया था तो नीचे क्या आया था, A plus B. A plus B cos. यस, Plus B cos और अब theta. अभी माइनस बी कॉस थीटा आ रहा है, बस ये डिफरेंस है। एक्चुअली जिसको मैथ्स आती होगी ना, तो अगर मैं तुमको मैथ्स से यही चीज बताता बड़े बहुत इजीली हो जाता। देख इधर, ये समझा कि नहीं सभी को? Yes sir. sir समझा sir. Clear. देखो अगर मैं मैथ्स से बताऊं ना, मैं बोलूं नहीं यार मेरे को डायग्राम वगैरह करना नहीं, सिर्फ मेरे को मैथ्स आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, देख कैसे हो जाएगा आराम से। सेकंड मेथड देखो, सेम चीज को मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इफ angle between vector A and vector B is theta, so can you tell me the angle between vector A and vector minus B? Theta. 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 Theta ही रहेगा सर. 180 minus theta. 180 minus theta, yes, good. 180. अरे यार देख, वेक्टर B इधर है ना, माइनस B किधर हुआ, ये हुआ कि नहीं, ये कौन सा वेक्टर है, माइनस B, Minus B. कुछ समझ नहीं रहा है। वेक्टर A ये है, वेक्टर B ये है, वेक्टर माइनस B। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, वेक्टर A और वेक्टर माइनस B के बीच में, यही तो एंगल हुआ। 180 minus theta. तो ये कितना हुआ, 180 minus theta. नहीं समझ में आ रही है यार। अरे बोला था ना वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो टेल से टेल मिला दो और छोटा वाला एंगल ले लो। तो माइनस बी वेक्टर ऐसा है ना, तो टेल से टेल मिलाओगे छोटा वाला एंगल ये होगा ना, और बी वेक्टर वाला ये है, ए और माइनस बी ये वाला एंगल हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो याद कर लो, नोट में लिख भी लो इसको कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन, अच्छा जो मैं करने वाला हूं, मैं बोला मैथ से कर दूंगा, कोई मेरे को बता सकता है क्या करने वाला हूं मैं? फॉर्मूले में थीटा की जगह cos 180 minus theta डालना. यस गुड, किसने बोला? यस स्पंदन, गुड, एक्सीलेंट।
If theta is the angle between vector A and vector B, then pi minus theta या 180 minus theta, pi minus theta or 180 minus theta will be angle between vector A and माइनस बी वेक्टर, याद रखना है, ठीक है। अब सुनो, अब भूल जाओ, तुम्हारे लिए सिर्फ ये काम करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो जो भी फॉर्मूला था ना तुम्हारे लिए, तुम समझ लो एक वेक्टर है, हर जगह मैग्नीट्यूड लिया है, तो आर का फॉर्मूला क्या था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मुझे बता, व्हाट इज a एंड व्हाट इज b हियर? Magnitude of Magnitude vector A and magnitude vector B. यस। तो क्या अगर वेक्टर b माइनस b है तो माइनस b वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. मतलब मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या करना है मुझे, थीटा जो अब एंगल होता था, अब उसकी जगह क्या डाल देना है मुझे, 180 minus theta. कॉस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा। और मैंने बता चुका हूं 180 माइनस थीटा कितना होता है, minus cos theta. माइनस कॉस थीटा। Minus इसीलिए cos देख फॉर्मूला theta. अपने आप चेंज हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। और वही tan अल्फा का फॉर्मूला देखो, वहां भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी सी मैथ्स आती है तो। tan अल्फा मतलब वेक्टर a एंड r के बीच में एंगल, तो क्या करते थे, b sin थीटा। तो अब sin थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, अरे हाँ सर। सब्ट्रैक्शन सर। की बात कर रहा हूं ना, तो अब थीटा की जगह क्या लिखोगे, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। एंड व्हाट इज 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा कितना होता है, Sin theta. sin थीटा। तो b sin थीटा डिवाइड बाई a माइनस b cos थीटा। देख सेम आया कि नहीं, हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि इस फॉर्मूले में भी a और b क्या होते थे, मैग्नीट्यूड होते थे ना। और मैग्नीट्यूड है तो b वेक्टर हो या माइनस b वेक्टर हो, दोनों केस में सेम होने वाला है। तो फॉर्मूले में a b तो रिमेन सेम, बट थीटा विल चेंज। In the original formula or in the addition case, the theta was theta, but in subtraction case theta will be the 180 minus theta. तो अपने आप मैथ्स अपने आप एडजस्ट कर लेता है अगर सही इनपुट दिया तो। सभी को समझा? हाँ सर। Yes sir. ठीक है, तो ऐसे करके तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो सब्ट्रैक्शन वगैरह हो गया, तो इस पॉइंट को लिख लो। अच्छा लिख लो, जो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कुछ नया काम नहीं किया, लिख लो इसको। Subtraction of two vectors can be seen. Subtraction of two vectors can be seen from perspective of addition of vectors. 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 So we can call subtraction of vector b from a, we can call subtraction of vector b from a as addition of minus b vector to a vector. Addition of minus b vector and a vector. So can you repeat from the first? Yes, क्या बोला था?
Sir, हाँ repeat. सब Subtraction of two vectors. बोल दो, कोई जिसने लिखा बोल दो. Subtraction of two vectors can be seen from perspective of adding of vectors. So we can subtract b vector from a vector as addition of minus b vector to a vector. ठीक है, समझा? Yes, sir. ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब नेक्स्ट चलते हैं. सर यस बोलो. सर इसका यूज क्या है, क्योंकि हम एडिशन ही करते हैं ना नहीं अपोजिट नहीं वेक्टर. एडिशन ही करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने को दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट भी करने की जरूरत पड़ती है ना. दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट भी करना है ना अपने को. जैसे देखो एक, चलो एक क्वेश्चन लिख लो. लिखो एक क्वेश्चन लिखो. जैसे तुम नॉर्मल अलजेब्रिक नंबर्स को ऐड करते हो फिर सब्ट्रैक्ट भी करते हो कि नहीं. ये 3+2 करते 3 - 2 भी कभी कभी करना पड़ता है ना. यस तो बस वैसे ही यहाँ पे भी हमें करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम एक्स्ट्रा रूल ना बना के उसको एडिशन के तरह से देख लेते हैं. लिखो. लिखो. डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, या ऐसे लिखो, डायरेक्शन नहीं ऐसे लिखो. अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 and another vector, yes, a vector of magnitude 10 is subtracted from another vector, is subtracted from another vector of magnitude 20 and angle between them is 60 degree. 60 degree. Find the magnitude of resultant vector and the direction of resultant vector from first vector. Find magnitude of resultant vector and direction of resultant vector from first vector. चलो ट्राई करो. क्या एक डायग्राम स्पंदन आ गया? सर अल्फा 90 डिग्री आ रहा है. 90 डिग्री तो नहीं आ सकता. 90 आ भी सकता है. चलो आओ देखते हैं इतना बढ़िया आंसर कैसे आ सकता है, लेकिन ठीक है चलो आओ देखते हैं. क्वेश्चन देखो, पेन डाउन करो, सामने देखो सभी. क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा कि अपने को ज्यादा अच्छा पिक्चर क्लियर होता है. अगर इतना याद रखो, किसी भी क्वेश्चन को उसमें डायग्राम दिया हो नहीं दिया हो, जरूरत हो नहीं हो, फिर भी अगर उस लैंग्वेज को तुम डायग्राम, जैसे बताया था ना, एक पिक्चर होती है, एक नॉवेल होता है, तो नॉवेल को अगर तुम पिक्चर बना सकते हो और पिक्चर को नॉवेल बना सकते हो, मतलब लैंग्वेज को पिक्चर में, पिक्चर को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना अगर तुम्हें आता है तो मतलब ये तुम्हारी स्किल है. मतलब तुम समझो तुम्हारा दिमाग चल रहा है, किसी भी चीज को तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो जैसे यहां पे डेटा पहले क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट वेक्टर, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वो कितना है 10, एंड दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड उसने क्या दिया हुआ है 20. करेक्ट है. अब इसने बोला कि वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट करना है बी से, तो बी को कहीं बना लेते हैं, चलो ये 20 कर लेते हैं, दिस इज बी. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे को पता नहीं, और हाँ एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच का, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री. तो कुछ ऐसे होगा, ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए होगा. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है मतलब इसको उल्टा -a करना होगा, तो उल्टा करोगे तो इधर जाएगा, ऐसे कुछ होगा. तो एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल
180 माइनस 60, अरे सही है ना? तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का क्या होता है, और देखो दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, कहीं इधर आएगा बीच में, नहीं समझा? तो मैग्नीट्यूड देखो कितना आ रहा है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला में थीटा क्या लिखूं मैं? 60 डिग्री जो क्वेश्चन में दिया है, Yes. जो बीच में ए एंड बी के बीच यस, क्योंकि मैंने माइनस ऑलरेडी लगा दिया, अगर माइनस ना लगाता तो क्या लिखता थीटा? 120 डिग्री। यस, 120 डिग्री। बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होता है लोगों को, लगता है एक ही फॉर्मूले में क्या कर रहे हो। तो इसका मैंने इसलिए डेरिवेशन दिखाया तुम्हें, उस बात समझ में आ रही होगी। 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है इसका? रूट ओवर 300। रूट ओवर 300। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये किसका रिजल्टेंट है? सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे tan अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा किससे निकालना है? अल्फा किससे निकालना है भाई? थीटा के हेल्प से। थीटा नहीं 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 नहीं, मतलब ए से या बी से? से हाँ? ऐसे ए से निकालना है, ए से निकालना है तो ऊपर कौन आएगा? बी बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए, माइनस की प्लस? माइनस। माइनस। चलो रख दो, बी क्या है? 20 इंटू साइन 60 डिवाइड बाई ए माइनस 20 cos 60। √3। अरे ये तो जीरो हो गया, इन्फिनिटी हो गया है तो। अबे देखना, सर 20 इन्फिनिटी हो गया है तो। यस सर। तो अल्फा कितना आ गया? कौन सा? अरे किस अल्फा के लिए tan इन्फिनिटी होता है? 90 डिग्री। 90 तो डिग्री। 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रही बात? तो अगर ये A है और ये B है, तो B से एंगल मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो A से कितना एंगल आएगा? 90 30 30 ये आएगा। 30 आएगा। सॉल्व करके देखो आ रहा है क्या? करो जरा, देखो आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है सर। आ रहा है? हाँ हाँ सर। देखो मैंने एक आंसर निकाला, लॉजिकली मैंने बताया कि टोटल A और माइनस B के बीच में कितना एंगल है? 90, और ये वाला एंगल 90 है, सॉरी 120, तो इससे 90 है तो उससे 30 होना चाहिए। निकाल कर देख लो, ये समझो बीटा है तो tan बीटा इक्वल्स टू, मतलब A से एंगल निकालना है तो ऊपर कौन आ जाएगा? सॉरी B से, हाँ B से एंगल, सर बी से एंगल निकाल। B से एंगल बताना है ना, तो ये आएगा ना। ये आएगा ना सर? अगर B से एंगल बताना है तो ऊपर कौन आएगा? A ए sin 60 डिवाइड बाई B माइनस A cos 60। cos 60। तो A मींस 10 उसका 4 प्लस √3/13 आता है। डिवाइड बाई B is what? 20 minus A, 10 into 1/2, 5 15। कितना आ रहा है यार? अजीब आ रहा है क्या थोड़ा? 5√3/15। 5√3/15 आ रहा है। 5√3/15 आ रहा है। अरे सर 5√3/15 आ रहा है। हाँ √3 हाँ सर। नहीं अरे तुम एक ही हुआ ना? सर आपका बराबर है एक ही सर। हो गया। एक ही हुआ। बराबर है। सर वही हुआ ना? बराबर है सर। वही हुआ ना? तो 1/√3 किस 1/√3 थीटा के लिए? tan की वैल्यू 1/√3 होती है, 30 डिग्री। 30। तो देयरफॉर बीटा आ गया 30 डिग्री। समझ में आई बात? तो हाँ, जो सोचा, देख मैथ्स भी वही दे रहा है और अपना लॉजिक भी वही दे रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लो, अप्लाई कर लो, यार उस तरह से मजा नहीं है ना। तो जैसे देखो यहां पे किया, फिर समझ में आए, तो हर एक चीज फिट होती है अपनी अपनी जगह पे। तो इसी लिंक को समझने की कोशिश करो।
अगर ये समझ जिस दिन मैं बोल रहा हूं ना, ये क्लिक करना शुरू कर दिया ना, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी, तुम अपने आप सारी चीजें खुद कर लोगे। इसीलिए स्टार्ट कहते हैं ना, ये मैंने बोला ना कि फिजिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट लाइक ओवरब्रिज की तरह होता है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आती है, लेकिन एक बार तुम्हें आ गया ना तो तुम उसके बाद आराम से, जैसे होता है ना साइकिल कभी सीखा है अगर तुमने साइकिल, तो बचपन में ऐसा तो नहीं है जिस दिन साइकिल उठाया उस दिन हाथ छोड़ के चलाने लगे, स्टंट करने लगे। ऐसा कभी हुआ है क्या किसी के साथ? कोई भी एक इंसान बताओ जिसने साइकिल उठा, पहले दिन साइकिल टच की और हाथ छोड़ के चला रहा है? कभी हुआ है किसी भी के साथ? बता दो कोई इंडिया में, कोई मतलब वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान है? नो सर। नहीं मिलेगा। पहले दिन साइकिल उठाई, पहली बार साइकिल देखा और नहीं होता ऐसा। प्रैक्टिस करनी पड़ती, गिरते हैं, कभी कभी हड्डियां भी टूट जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे चलाते हैं, फिर पता नहीं चलता ब्रेक लगाएं कि पैडल चलाएं, भूल जाते हैं, कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता, हाथ का और पैर का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, बैलेंस भी करना है। सोच कितना मुश्किल काम है यार, 2 पहिए पे मतलब बिल्कुल स्ट्रेट साइकिल चलाना, गिरती भी नहीं है, कितना मुश्किल काम है, सोच कर देख। तो धीरे धीरे सीखते हैं लेकिन एक बार सीख लेते हैं ना, उसके बाद कभी सोचा अब साइकिल तुम चलाओगे, कभी सोच कर देखो कि कितनी बड़ी चीज कितनी इजीली कर रहे हो तुम। बहुत डिफिकल्ट है, जिसको साइकिल नहीं आती चलाओ, उसे पूछ कितना डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट काम है, उस डिफिकल्ट काम को बिना किसी एफर्ट के तुम कर रहे हो। कभी सोचते हो क्या साइकिल चलाते समय कि यार ब्रेक किधर है, हाथ वाथ चल रहा है कि नहीं, पैर में पैडल चलाऊं कि नहीं, कि पैडल चलाना भूल जाते हो या ब्रेक लगाना भूल जाते हो क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी काम को स्टार्ट करोगे ना, जो काम आज तक तुमने किया नहीं है उस काम को स्टार्ट करोगे तो बहुत पेन होगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, गिरोगे, फेल होगे, लेकिन वहीं पे सक्सेस और फेलियर वहीं से डिसाइड होता है। कौन लाइफ में कितना आगे जाएगा उसी मोमेंट पे डिसाइड होता है ना? आवाज आ रही है? तो ये क्वेश्चन समझ गए तो इसका मैंने एक एग्जांपल दिखाया। अब चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट। Excuse me, sir. हाँ, यस। So can you go on the previous slide? हाँ, सर यहाँ पे अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर है ना? कौन सी, किसकी बात? 2 अल्फा निकाले मैंने। अच्छा, ये अल्फा, हाँ, ये अल्फा है ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट के बीच में एंगल, और बीटा जो है वो बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। यस। ये मैंने उल्टा बना दिया एक्चुअली, ये नीचे मुझे बनाना चाहिए था। ये 90 होगा, दिस इज 90 एंड दिस इज 30। हाँ सर, वही डाउट। थैंक यू। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, काफी बड़ा काम हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट छोटा सा काम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डिस्कस करें, नंबर बताओ। 3 होगा सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, 3rd नंबर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये हम लोग काफी देर से काम कर रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में बताने वाला हूं। देखो, रिजोल्यूशन का मतलब समझो, फोर्स से फिर से, जैसे मैंने बोला रिजोल्यूशन का मतलब है मैंने तुम्हारे पर कोई फोर्स लगाया, तो उस फोर्स का इफेक्ट मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेक करना चाहता हूं। लाइक समझो, एक यहां एक डायग्राम में दिखाता हूं, एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक मैंने रख दिया, इसके ऊपर जैसे होता है रस्सी बांध के खींचते हैं, तो ऐसे थ्रेड मैंने एक अटैच किया और यहां पे एक फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। मैं यहां पे खड़ा होकर इसको खींच रहा हूं, इस डायरेक्शन में एक रस्सी लगा दी है, रस्सी है, ये खींच रहा हूं इसको मैं। तो जस्ट आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑन दिस ब्लॉक। और मैंने आगे देखा तो मुझे कुछ बातें समझ में आई कि द एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज थीटा डिग्री, ऐसा। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, इस फोर्स का इफेक्ट, इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। सोच कर, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया तुमने, बट ये गया आगे। इसका मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में देख, हमने ये भी सीखा हुआ है न्यूटन्स लॉ कि अब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रेस्ट पे था अभी मूव किया, इसका मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा कि नहीं? होगा सर। यस सर। लेकिन तुमने फोर्स इधर लगाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर गया है। इट मींस कि, और सिर्फ एक ही फोर्स लगा है एफ, इसके इट मींस कि देयर इज सम इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये बात समझा? हाँ सर।
बस ये एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है। नाउ हम इंक्वायरी करेंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा ठीक है, ये बात तो अपने को समझ में आई कि इस फोर्स को इधर लगाया और इधर गया नहीं, ये गया आगे की तरफ खिसकते हुए। तो खिसकते हुए गया तो इसका मतलब है न्यूटन्स लॉ अपने को आता है, तो इसका मतलब है इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ कोई फोर्स लगा है इसी डायरेक्शन में, क्योंकि उसी डायरेक्शन में गया। इट मींस कि there must be the effect of this force along this direction। तो उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसको आज तक हम कर रहे हैं अभी तक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इस डायरेक्शन, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में, मैं किसी भी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकाल सकता हूं, लेकिन हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट निकालते हैं। एक देखो कौन सा, किसी भी जैसे एंगल थीटा पे, तो ये इधर निकालूंगा मैं एफ, चलो इसको मैं एफ एक्स बोल देता हूं क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो एफ एक्स को क्या मैं बोलूंगा, कंपोनेंट ऑफ, जिसको अभी तक हम लोग कई बार यूज किया है ये वर्ड, कंपोनेंट ऑफ एफ along x axis, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट। समझ में आ रही बात? और दूसरा एक ये कंपोनेंट होगा, इसी का एक दूसरा कंपोनेंट मैं चेक करना चाहता हूं, और भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एक स्पेशल डायरेक्शन है इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, मतलब इधर। y axis। इसको एफ वाई बोलूंगा। व्हाट इज एफ वाई? एफ वाई को बोलूंगा, क्या बोलूंगा? Component of Component f of- vector along y axis। कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग y एक्सिस। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन क्या था कि ये ठीक है, इस फोर्स का इफेक्ट इस तरफ आया, तो क्वेश्चन इज दैट हाउ मच इफेक्ट ऑफ द फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। तो f का तो मैग्नीट्यूड पता है, मेरे को ये पता करना है, ये तो पता चल गया कि इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट है, कितना इफेक्ट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन से क्या करेंगे, जो हमें पता है हम उसको क्वांटिफाई करते हैं। तो इस फोर्स का इफेक्ट इस तरफ निकालने की कोशिश करूंगा मैं। तो इस फोर्स का इफेक्ट इधर और इस फोर्स का इफेक्ट इधर, और देखो ये दो कंपोनेंट्स हैं, और ये कंपोनेंट आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। और एक रेक्टेंगल जैसा बनाएंगे कि नहीं, दो साइड, एक रेक्टेंगल के दो साइड बना देंगे कि नहीं? हाँ सर। इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। कैसे कैसे कंपोनेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Rectangular component. Are known as very important, known as rectangular components। क्योंकि देखो ना, ये कहीं दिया नहीं होता, लेकिन मन में क्या आता है कि यार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नाम क्यों दिया? इसका आंसर ये है कि एक बार बता, क्या इस फोर्स का सिर्फ इधर ही इफेक्ट है और किधर इफेक्ट नहीं है? क्या इसके बीच में कोई इफेक्ट नहीं है? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता तो है। इसीलिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वी आर इंक्वायरिंग अबाउट टू वेरी स्पेशल कंपोनेंट्स। एक और ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री। एंगल। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो याद रखो, इसको लिख लो, पॉइंट लिखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पॉइंट लिखेंगे। एंड एक चीज और लिख लो, इस चीज को हम जो करते हैं, जैसे मेरे को एफ को मैंने एफ का कंपोनेंट निकाला, तो इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो लिख लो, पहले इसको लिखो। सर इनको सिर्फ बोलने के लिए रेक्टेंगुलर है कि रेक्टेंगल से कोई प्रॉपर्टी इनकी मैच भी होती है? मैच करती है ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे रेक्टेंगल बनेगा। देखो इसको शिफ्ट करो यहाँ पे और इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, देखो रेक्टेंगल बना ना। यस सर। फिर Rectangle स्क्वायर बना, क्यों नहीं? जिसका ये डायगोनल कौन होगा, ये खुद वेक्टर। सर फिर स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता वो? हाँ स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, सिर्फ रेक्टेंगल ही हो सकता, क्यों? अरे Every square is rectangle, sir. yes, And all rectangles are not square। square is a very special form of rectangle. Square is a special form of rectangle in which both sides become equal. अरे यस समझ सर, में आई बात? समझा सर। हाँ सर। जैसे बताया था, सर्कल एलिप्स एक ही है, लेकिन स्पेशल केस हो जाता है एलिप्स का, तो सर्कल बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ ठीक है, लिखो पॉइंट लिखो। टू फाइंड, बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम लिखते हैं इसको, जो जिससे तुम्हें समझ में आना चाहिए इसका, क्योंकि कंपोनेंट रिजॉल्व क्यों करते हैं ये पता ही नहीं चलता लोगों को, वो बस मैकेनिकल लगता है, अच्छा रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, क्यों करना है ये बात समझो तुम। तो लिखो, टू फाइंड इफेक्ट ऑफ
a given vector, to find effect of a given vector, to find effect of a given vector along a particular direction, along a particular direction. ब्रैकेट में लिख लो, डायरेक्शन मतलब एट, लिख लो एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा किधर चाहिए, तो हमें डायरेक्शन कैसे पता चलती है, थीटा से, मतलब एंगल से पता चलता है, तो ब्रैकेट में लिखो एट एंगल थीटा. we use concept of resolution of vector, concept of resolution of vector, resolution of vector, resolution of vector. रिजॉल्व करना समझते हो ना, रिजॉल्व करना मतलब ब्रेक करना, कुछ ऐसी चीज करना, स्प्लिट करना, तो बस यही है. इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. इन दिस we resolve the vector in that particular direction. We resolve the vector in that particular direction. We resolve the vector in that particular direction and find components of the vector. जैसे fx fy दो कंपोनेंट मिले, किसके कंपोनेंट है, f के, and find components of vector, components of vector by resolution of, तो मैं ऐसे बोल दूं इसको, by resolution of given vector, by resolution of given vector. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. सर हाँ बोलो. सर ये आपने जो इधर थीटा है बोर्ड पे, तो आपने बताया कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तभी ब्लॉक जो है तो वो पैरेलल चलता है सरफेस को, तो हमें अलोंग द -y एक्सिस ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर करना चाहिए ना फिर. यस तो तुम बोल सकते हो, जैसे तुम काउंटर कर सकते हो इस पे कि सर आपने बोला इधर जा रहे तो इधर फोर्स लग रहा है, तो Fx लगा, तो Fy लगा तो ब्लॉक क्यों नहीं गया ऊपर, तो यही बोलना चाह रहे हो शायद तुम. नहीं सर, मतलब जो ये दो कंपोनेंट हमने कंसीडर किए, हमें फिर अलोंग द -y एक्सिस हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कुछ तो कंपोनेंट करना होगा ना कंसीडर. यस लेकिन मैं अभी किसको कंसीडर कर रहा हूं. अच्छा, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लगे हैं, ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, बट अभी तुम बताओ कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे. 2 in 4 directions, 2 directions. नहीं, मेरे को ओरिजिनल फोर्स बताओ, ये तो उसका कंपोनेंट है ना यार. ओरिजिनल सोल्जर एक फैमिली में कई मेंबर होते हैं ना, मैं पूछ रहा हूं कितनी फैमिलीज हैं. एक F है एक्सटर्नल जो तुम लगा रहे हो, एक ग्रेविटेशनल है जो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगेगा, एक और फोर्स है, कौन है वो, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन स्मूथ कर दो, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन भी होगा, बट अभी मान लो स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है यहाँ पे, फिर नॉर्मल कांस्टेंट, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, समझे. तो इस केस में वो बहुत बात की बात है, वो तो समझ लो, अभी तुम्हें मतलब इसके बाद की बात है, लेकिन तुम अभी भी समझ सकते हो कि मेरा अभी मेन मोटिव ये है. तुम अगर क्वेश्चन पूछना था तो ऐसे कंफ्यूज हो सकते थे अगर मैं तुमसे बोलता कि देखो f का एक कंपोनेंट fx आया, समझ में आई बात. हाँ सर, x डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक x डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन इस फोर्स का एक और कंपोनेंट है इधर Fy, तो ब्लॉक ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो बोलता है ना कि इधर फोर्स लगा उधर ब्लॉक जाएगा, तो ब्लॉक आगे गया, ऊपर क्यों नहीं गया. रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन. यस, रिजल्टेंट फोर्स. एंड ऐसे ही बोल सकते हो सर, Fx को अपोज करने वाला कोई नहीं है. Fx अगर इधर है तो Fx को अपोज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन Fy ऊपर लगा तो इसको अपोज करने वाला कौन बैठा हुआ है, ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन उसको कैंसिल कर देगा, और जब तक ये कैंसिल नहीं कर पाएगा ग्रेविटेशन का, तब तक ऊपर नहीं जाएगा. एक ऐसा भी टाइम आएगा, इतना मैं फोर्स लगा दूं, F बढ़ा दूंगा मैं, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो ब्लॉक क्या होता है, जब ऐसे पेज खींचते हैं तो ब्लॉक ऊपर की तरफ भी आता है कि नहीं, कभी देखा है कि इसको रस्सी बांध के खींचो, धीरे धीरे स्लोली खींचो तो आता है, खिसकते हुए आता है, लेकिन तेज फोर्स लगा दो तो क्या करता है, अपने ऊपर आ जाता है कि नहीं. हाँ सर. तो वो कब होता है, कब ऐसा कर पाते, जब तुम F को इंक्रीज करते हो, समझो ये बाप है, इसके दो बेटे हैं Fx Fy, तो इसको रिजॉल्व करोगे तो F will split itself in two part, Fx and Fy.
एफ खत्म हो चुका है अब। या तो तुम एफ को देखोगे या इन दोनों को देखोगे, दो तीनों को साथ नहीं देख सकते हो। एफ एक्स एफ वाई से मिलकर एफ बना है, या एफ को तोड़ के एफ एक्स एफ वाई बनाया है। अरे समझ हाँ। में आई बात? हाँ सर। समझ में आ रही? तो इसलिए बोला एफ एक्स एफ वाई इसका कंपोनेंट है, ठीक है। सर पर इसका ऐसा भी हो F का। सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एफ में भी मूव नहीं होगा। यस यस होता है भाई, वो तो ये तुम पता है अभी 2-3 चैप्टर आगे की बात कर रहे हैं अपन लोग, हम लोग। तुम जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही बात। क्या जरूरी, एक बात बता, तुम खुद सोचो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ऐसे फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाते ही ऑब्जेक्ट चलने लगता है क्या? नहीं सर। कभी सोफे को खींचा है, चेयर को खींचा है, क्या थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ तो चला आता है क्या? नहीं सर। नहीं आता है, उसको फ्रिक्शन बैठा हुआ है। तो इतना एक मिनिमम फोर्स लगाओ तब जाके सोफे को खींच पाते हो। एक मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना लगाओगे? जब तक कि एफएक्स फ्रिक्शन को खत्म ना कर दे, ओवरकम नहीं कर लेता। सिंपल। देखो बहुत प्रैक्टिकल बात है जो हम सब करते हैं लाइफ, इसलिए बोला ना फिजिक्स समझना बहुत आसान है अगर तुम उसको रिलेट कर लोगे। तो बस वही चीज है, इसको खत्म करने वाला इधर होता है, इसको खत्म करने इधर होता है। तो जब ये दोनों खत्म करके ओवरकम कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ठीक है। सर तो अगर हम एफ को ऑपोजिशन में कोई अगर फोर्स लगा दे तो फिर जो एफ का जो डायरेक्शन दे रहा है वही डायरेक्शन पे वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं 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 नहीं, अरे फिर से कंफ्यूज किया। एफ को देखो या एफ एक्स एफ वाई को देखो। अगर सोच कर देख, एफ एक्स को कैंसिल करने वाला कोई है, हाँ सर। एफ वाई को कैंसिल करने वाला कोई है, तो एफ एक्स एफ वाई कैंसिल हो गया तो एफ अपने आप कैंसिल हो गया ना। हाँ क्योंकि सर। एफ को ही रिजॉल्व करके हमने दो कंपोनेंट्स में। यस हाँ एफ को रिजॉल्व किया था, बराबर सर। ठीक है। सर मैं वैसा नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि सिर्फ फोर्स है, इक्वल एंड कैंसिलिंग नहीं, कम मैग्नीट्यूड हो सकता है ऑपोजिंग, लेकिन फिर है सिर्फ अगर वैसा पकड़ा एफएक्स के ऑपोजिशन में तो फिर क्या डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का? नहीं वही तो मैं कह रहा हूं, तब वो नेट फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करेगा ना। हाँ सर, यस सर, मतलब यस सर, इस पे समझा। जितने देख, मैंने सिर्फ एक फोर्स दिखाया। मैंने क्या बोला? देयर आर फैमिलीज ऑफ फोर्स। एक ग्रेविटेशन है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, और भी सारे फोर्सेस। तो सब मिल करके जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उस तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर Yes, sir. सब मिल करके फोर्स नहीं लगाएंगे, जीरो फोर्स कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। और ऐसा भी नहीं समझा? समझा सर। समझा सर, ऐसा भी हो समझ सकता रहा। है कि ऐसे लगाओ ये टूट के नीचे चला जाए। फोर्स तुम ऐसे लगा रखे हो और ये नीचे चला जाए। कब जाएगा? जब ग्रेविटेशन स्ट्रांग होगा। और जिस टेबल पे रखा है, समझो एक ग्लास पे तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ग्लास, और तुम उसको रस्सी से पकड़े हो, लेकिन समझ लो उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो ग्लास टूट के नीचे जाती है कि नहीं? हाँ सर। क्यों? क्योंकि तब उस केस में तुमने भी फोर्स लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर भी लगा है, ग्रेविटेशन नीचे भी लगा है, बट ज्यादा इन तीनों का नेट किधर गया? नीचे की तरफ। ग्रेविटी ने सबको कैंसिल कर दिया, तो नीचे घुस गया वो। समझ में आ रही बात तुम्हें? यस सर। ये बात तो फैक्ट, इसलिए मैं कहा ना, नेट फोर्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने फोर्स लगा दिया ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। नहीं, इसकी तरफ क्यों जाएगा? क्या सिर्फ ये अकेला फोर्स है? अगर यही इस ब्लॉक को मैं स्पेस में लेकर जाऊं, स्पेस में समझो, वहां पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा बताओ? जिधर फोर्स लगा उधर ही जाएगा सर, अपोज करने क्योंकि वाला कोई अकेला नहीं। फोर्स है वो, तो उधर ही जाएगा वो। बट अगर मैं अर्थ पे हूं जहां पे और भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो हमें तब देखना पड़ेगा जब बाकी सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं। तो द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इसीलिए तो वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोच कर देख, तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा सारे फोर्स मिल करके क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो F1 F2 F3 को ऐड करना पड़ेगा, तो सारे फोर्स मिलके क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 F4 F5, तो सारे वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए तो एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया जा रहा है, कि तब तुम समझ पाओगे कि रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उधर ही क्या जाएगा, ब्लॉक जाएगा। क्लियर सर। समझ में आई बात? यस सर। तो क्या लिख रहे थे हम लोग? क्या बता रहा था मैं? क्या कुछ Use पॉइंट्स the लिखवा रहा था ना मैं? concept of resolution of vector. In this, we resolve the vectors in the particular direction and find components of the vector by resolution of given vector. ओके हाँ ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। if the components are perpendicular to each other, if the component two components, ठीक है, दो ही में करोगे, तीन में नहीं करना है। if the two components are perpendicular to each other, they are known as rectangular vector.
sorry, rectangular components, then they are known as rectangular components. They are known as rectangular components. Okay? बात समझा? Yes, sir. अब सुनो, अब फटाफट देखते हैं रिजॉल्व कैसे करते हैं. ये तुम्हें पहले से पता है, ये तो हमारे लिए मैथ्स है सिंपल. इसको समझना क्यों करते हैं ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था. कैसे करते हैं ये बहुत इजी है. देखो, चलो मैं इधर ही देखता हूँ, एक एग्जांपल देखता हूँ. रिजोल्यूशन, कि हाउ वी रिजॉल्व, हाउ टू रिजॉल्व अ गिवन वेक्टर. और हमें कौन से किधर रिजॉल्व करना है, कैसे कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व करना है. हाउ टू रिजॉल्व अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर. हम सभी कंपोनेंट्स की बात नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट हम हमारे लेवल पे हम कौन से कंपोनेंट्स पाते हैं, रेक्टेंगुलर. Rectangular तो हाउ टू component. रिजॉल्व अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ओके, देखो, एक ब्लॉक लिया, इसको ये फोर्स लगाया मैंने. चलो ब्लॉक नहीं, ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं. एक वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए होगा, लेंथ. मुझे रिजॉल्व करना है. किधर रिजॉल्व करना है? देखो, समझो यहां से एक डायरेक्शन मैंने लिया कोई भी, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे रिजॉल्व करना है. तो एक कंपोनेंट इधर होगा, तो दूसरा कंपोनेंट किधर होगा? Y direction में. डायरेक्शन में होगा. घुमा सकते हो, लेकिन मैं सिंपलीफाई सिर्फ फॉर्मूला में डिराइव करने की, एक प्रोसेस डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक रेगुलर डायरेक्शंस लिए, एक एक्स और दूसरा वाई. अब देखो, मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल इमेजिन करते हैं. यहां से एक परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर डालोगे, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, तो एक राइट एंगल बनेगा कि नहीं? हाँ सर. राइट एंगल में ये हाइपोटेनस कितना है? A. इसकी लेंथ कितनी है? ए. तो हाइपोटेनस अगर ए है, तो तुम्हें इतना तो पता है ना, अभी ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया हम लोगों ने. हाइपोटेनस ए और थीटा ए, तो बताओ ओ क्यू क्या हो जाएगा? A cos theta. ए cos थीटा. एंड पी क्यू क्या हो जाएगा? A sin theta. बस यही था. ए cos थीटा ही क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए एक्स, और ए sin थीटा को ए वाई बोल देंगे, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, तो अब से याद रखो, अगर तुम्हें रिजॉल्व करना है, बहुत सिंपल है. कैसे देखना है? देखो, मान लो कोई भी एक चीज लिया मैंने, समझो ये फोर्स एफ है. अब मैं कोई और डायरेक्शन लेता हूं. मैंने बोला, ये भी लग रहा है वैसे ही. दिस इज एफ फोर्स, और इस तरफ तुमको रिजॉल्व करना है. इस तरफ, ठीक है. ये थीटा है, एंगल थीटा है, तो एक्स एक्सिस तो नहीं है ना? नहीं सर. एक्स एक्सिस तो नहीं, फिर भी रिजॉल्व करना है. नहीं सर. किस तरफ रिजॉल्व करना है? यू हैव टू रिजॉल्व दिस फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन. तो बताओ, इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा मैग्नीट्यूड? F cos theta. एफ cos थीटा. दूसरा कंपोनेंट किधर होगा बताओ? इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दो होंगे ना, तो एक तो ये हो गया, दूसरा किधर होगा? Perpendicular to F cos theta. यस, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट कंपोनेंट. तो फर्स्ट कंपोनेंट ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे होगा. ये कितना हो जाएगा? F sin theta. तो याद रखो, डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में तुम्हें रिजॉल्व करना हो, तो द थीटा अटैच, द कंपोनेंट विद विच द थीटा इज अटैच, जैसे इस कंपोनेंट के साथ थीटा अटैच है, तो दैट कंपोनेंट विल बी कॉस कंपोनेंट, and the perpendicular to that component will be the sine component. Cosine sticks. समझ में आ रही बात? हाँ cos सर. component और sin component कैसे होगा, तुम रिजॉल्व कर सकते हो? अरे बताओगे? समझा कि नहीं? हाँ सर. अच्छा, ये बता दो मुझे फटाफट. This is x axis, this is y axis.
एक फोर्स इधर लगाया है F, ये एंगल थीटा है, तो मुझे ये कंपोनेंट बताओ। सर F sin थीटा। F sin theta. ये F1 और ये F2 दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। F2 बताओ कितना होगा? F cos F cos theta. थीटा। ठीक है, इस कंपोनेंट के साथ थीटा अटैच है, तो ये F cos थीटा, F cos थीटा। और ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? F F sin। sin F theta. sin theta. sin theta. कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं होती है, आराम से हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका मतलब ये है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी का मैं तुमसे पूछता तुमसे किसी और डायरेक्शन में भी देख लो, जैसे इस फोर्स का कंपोनेंट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? F cos थीटा। ये एंगल बताओ कितना होगा? 45 minus theta. साउथ वेस्ट 45 डायरेक्शन है ना ये? हाँ हाँ साउथ वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? Yes, sir. 45 माइनस थीटा। यस, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बताओ? ये कंपोनेंट कितना होगा? F Cos theta. cos Cos 45 minus 45 तो सेम आएगा ना Sorry, फिर? sir. 45 minus F1 theta. और परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा दूसरा वाला? F cos 45 F sin 45 F minus sin theta. F sin 45 minus minus theta. theta. तो कुछ टेंशन नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, एक कंपोनेंट थीटा की तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर, तो थीटा वाला कंपोनेंट cos होगा और cos ऑफ थीटा एंड उसके परपेंडिकुलर sin ऑफ थीटा। क्लियर? चलो ठीक है, चलो तुम लोग जाओ, फिर तुम लोग का लेक्चर भी है, तो कल मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। Sir, थैंक यू। attendance.